नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान को लेकर के। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, आज के इस समय में मनोविज्ञान का वर्चस्व, मनोविज्ञान का बोलबाला या मनोविज्ञान की आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन में इतनी हो गई है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा दोस्तों जहाँ पर मनोविज्ञान नहीं हो। आज हमारे इस देश में ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में मनोविज्ञान का अपना बहुत बड़ा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान क्यों है और मनोविज्ञान की आवश्यकता कैसे पड़ी? मित्रों, इन सभी सवालों का जवाब हम लेंगे प्रत्येक अगली क्लास में, और ऐसे ही सैकड़ों सवाल जो आपके मन और मस्तिष्क में गूंजते होंगे इस विषय के नाम से, उनको हम कोशिश करेंगे जानें, समझें और एक नवीन विचारधारा अपने आप में भी पैदा करें, और साथ ही साथ हम इस विषय को आत्मसात कर पाएँ। इसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं आप लोगों से इस विषय की विषय वस्तु को लेकर के चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि दोस्तों निश्चित रूप से आप मुझे जान पा रहे होंगे, मुझे इस क्षेत्र में आप लोगों का जो स्नेह मिला है, या यूँ कहें कि विद्यार्थियों ने जो मुझे स्नेह दिया, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज तक इन 25 वर्षों के सफ़र में मैंने सैकड़ों, हजारों, यहाँ तक कि यदि आज की बात करें तो लाखों विद्यार्थियों को इस विषय से मुखातिब करवाने का अवसर प्राप्त किया है, या यूँ कहें कि इस विषय से उनका परिचय करवाने का गौरव प्राप्त किया है। इसके लिए भी मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। दोस्तों, आर.के. वैष्णव नाम से संभवतः आप मुझे जान पा रहे होंगे, और इस विषय ने मुझे जो पहचान दिलवाई है, उसका सबसे बड़ा जो कारण रहा है दोस्तों, वो रहा है ईश्वर के आशीर्वाद से और आप जैसे सुधी विद्यार्थियों के प्रयासों से पिछली परीक्षाओं के परिणाम। जैसा कि आपको विदित होगा दोस्तों, हम विशेष रूप से जब शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के अंदर हमें मनोविज्ञान का सामना करना पड़ता है। और जब मनोविज्ञान की बात आती है दोस्तों, तो आपको याद होगा जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे तब गणित के नाम से डरा करते थे, और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि साहब हम तो गणित के नाम से नहीं डरते थे, लेकिन मैं उनमें से एक हूं। मुझे भी बहुत डर लगता था गणित विषय का, और आप में से भी 60 से ज़्यादा प्रतिशत लोग दोस्तों निश्चित रूप से वो हैं जो गणित के नाम से डरते थे। आज वही लोग जब यहाँ पर आते हैं और शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटते हैं, तो फिर एक नए विषय का डर उनमें घुस जाता है, और वो विषय है मनोविज्ञान। जबकि सच ये है दोस्तों, ये दुनिया का सबसे सरल विषय है। मैं बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानता हूँ, और आप भी अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि ये विषय बहुत सरल है, लेकिन फिर भी इसके नाम से हम डरते हैं। और डरते क्यों हैं दोस्तों? डरने की वजह क्या है दोस्तों? डरने की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है जो मैंने महसूस की इतने सालों में आप जैसे विद्यार्थियों के साथ जुड़ने के बाद। जो मैंने पाया, जो मैंने समझा दोस्तों, वो ये समझा कि हम लोग इस विषय को क्या समझते हैं, हमारे दिमाग में क्या बात होती है। ये सारी की सारी बातें पीछे से आती है। जो हमसे पहले के प्रतियोगी रहे हैं, हमारे बड़े भाई बहन हो सकते हैं, हमारा पड़ोसी हो सकता है, हमारा मित्र हो सकता है, वो जब बात करते हैं तो ज्यादातर बार कहते हैं अरे यार साइकोलॉजी ऐसा विषय है, बस इसको ध्यान से पढ़ लिया तो पार लग जाएगी। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी व्यक्ति के कहने से, पूर्वाग्रह से हमें चिंता नहीं करनी है, और तब तक तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है जब तक मैं आपके साथ हूं। क्योंकि मुझे भरोसा है दोस्तों अपने आप पर कि हम लोग मिलकर के जो काम करेंगे उसके बाहर परीक्षा में कुछ भी आने वाला नहीं है। और यदि आया भी, ऐसा हुआ भी, तो तुम्हारे अलावा उसका जवाब किसी दूसरे को भी आने वाला नहीं है। इसलिए इस बात की चिंता मत करिए कि यदि कुछ बाहर से आएगा तो उसका जवाब और दे देगा, हम नहीं दे पाएंगे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। क्योंकि हम पढ़ेंगे वो विषय वस्तु जहां से आते हैं प्रश्न, और निश्चित रूप से हमारा टारगेट रहेगा उस परीक्षा को लेकर के जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो दोस्तों आप जानते हैं अच्छी तरह से, और इसके अंदर कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सभी परीक्षाओं में जहां साइकोलॉजी आना होता है लगभग वही मनोविज्ञान होता है। चाहे आप थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहीं भी पढ़ें, सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ें, पीटीआई के लिए पढ़ें, फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ें, रीट के लिए पढ़ें, सीटेट के लिए पढ़ें, सब जगह वही होगा। लेकिन ये हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि हमारा जो स्टैंडर्ड होता है, स्पेशली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं का जो स्टैंडर्ड होता है, या जिस क्लास के बालकों को हमें पढ़ाना होता है, उसके दृष्टिकोण से हमारा साइकोलॉजी का पाठ्यक्रम जो है उसकी विशेष व्यवस्था की जाती है। और यूं मान के चलिए कि कुछ हद तक उसकी विषय वस्तु में कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि विषय वस्तु लगभग 80% समान होती है, 20% भिन्न हो सकती है, लेकिन प्रश्न पत्र जो होते हैं, प्रश्नों की जो भाषा होती है, जो प्रश्न में परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनका लेवल अलग होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जैसे जैसे आप बड़ी परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड के लिए तो हमारा पेपर इजी होगा, सेकंड ग्रेड के लिए थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन जब हम बात करते हैं दोस्तों सी टेट और रीट की, या फिर टेट की, किसी भी राज्य का टेट हो, रीट हो, सी टेट हो, तो फिर वहां पर विषय वस्तु भले ही वो होती है दोस्तों, लेकिन प्रश्न पत्र का बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है।
और वो जो अंतर होता है वो कठिनाई के स्तर पर होता है। और कठिनाई के स्तर पर यदि हम बात करें दोस्तों, तो हमें कठिन क्यों लगता है? कठिन इसलिए लगता है कि हम हमारी तैयारी जब करते हैं तो विषय वस्तु वही होने के कारण हम चाहे जिस पुस्तक से, अथवा यूं कहें कि चाहे जैसे उसकी तैयारी करने का प्रयास करते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है, आप जैसे बहुत सारे लाडले दोस्त ऐसे होते हैं, मित्र ऐसे होते हैं, विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो इतने भोले होते हैं कि चाहे जिस किताब को रट बैठते हैं। यहां तक भी मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा दोस्तों, इस समय में विशेषकर 2011 से लेकर 2020 के दरमियान बहुत सारे विद्यार्थी मैंने ऐसे देखे हैं जिन विद्यार्थियों ने विशेष रूप से ऐसी पुस्तकें पढ़ी कि उन पुस्तकों को रट लिया, एक एक लाइन रट ली, यहां तक कि ये बताने लग गए कि अमुक सिद्धांत पेज नंबर इतने पर लिखा हुआ है, लेकिन रिजल्ट उनका क्या रहा? सिफर रहा। वाई क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों कि उन लोगों को इस बात का पता नहीं था कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इस रणनीति को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा और तभी जाकर के हमें सक्सेस मिलने वाली है। विशेषकर दोस्तों हम इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं सीटेट, रीट, और विशेष रूप से रीट में भी हमारे 2 लेवल होते हैं, जिसमें फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, और इसी तरह से विभिन्न राज्यों के अंदर अलग अलग राज्य के अनुसार उसको टेट की परीक्षा के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपको बिल्कुल भी इसमें संकोच नहीं करना चाहिए कि चाहे आप टेट की परीक्षा दें, चाहे आप रीट के नाम से दें, चाहे आप हरियाणा टेट के नाम से दें, यूपी टेट के नाम से दें, एमपी टेट के नाम से दें, 98% पाठ्यक्रम समान होता है, किसी प्रकार का कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। बस इतना अपने को ध्यान में रखना है कि पाठ्यक्रम समान होने के साथ साथ ही यहां से पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं वो स्टेट वाइज थोड़ा थोड़ा सा बदल जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अपने को तैयारी उस लेवल की करनी है कि चाहे हम किसी भी राज्य की अध्यापक पात्रता परीक्षा से जुड़े हों, किसी भी राज्य की अध्यापक पात्रता परीक्षा को पास करने का हमारा जज्बा हो, हम निश्चित रूप से उसको पास कर पाएं। इसके लिए हमें अपने मस्तिष्क में ये बात बैठानी है दोस्तों कि यहां पर जो टेट के नाम से या अध्यापक पात्रता परीक्षा के नाम से या फिर रीट के नाम से कोई परीक्षा हो रही है या होती है, इसका पाठ्यक्रम जो है आरटी 2009 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार बना हुआ है। ये चेंज होने वाला नहीं है, चाहे तुम्हारी परीक्षा किसी भी नाम से हो। अध्यापक पात्रता परीक्षा का पाठ्यक्रम वही रहने वाला है जिसको हम विशेष रूप से मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। दोस्तों आज मैं इस क्लास के अंदर सबसे पहले इसी बात को लेकर के स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है और किस तरह के प्रश्न हमें इसमें पूछे जाने वाले हैं। एक आप अपने मन से उस डर को बिल्कुल निकाल देना दोस्तों, जिस डर को लेकर के आप बैठे हुए हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से आइडिया है, आप में से 70% लोगों के मस्तिष्क में इस बात का डर है, ये भूत सवार है कि कहीं मनोविज्ञान की वजह से हम कमजोर नहीं पड़ जाएं। बिल्कुल भी ऐसा होने वाला नहीं है दोस्तों। आज के बाद अपने मस्तिष्क में इस बात को बैठा लो कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको अध्यापक बनने से रोक दे, बशर्ते आपके मन में ये सकारात्मकता होनी चाहिए। और ये तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, जब एक बार आदमी का विचार बदल जाता है, एक बार आदमी का नजरिया बदल जाता है, एक बार आदमी का दृष्टिकोण बदल जाता है और वो बदलकर पॉजिटिव हो जाता है, तो निश्चित रूप से सक्सेस की मंजिल उसके पास में होती है। इसलिए उसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं चाहूंगा कि आप लोग जो हैं जुड़े और निश्चित रूप से एक एक बात को समझने का प्रयास करें। हालांकि आज की इस क्लास में हम विस्तार से चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम की और चर्चा करेंगे कैसे प्रश्न हमें पूछे जाते हैं उनकी, लेकिन दोस्तों इसको ध्यान में रखना, आप यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आगे की विषय वस्तु की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए, उसमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये तुम्हारा टेंशन नहीं है। यदि तुम मुझसे जुड़ चुके हो, बहुत आत्मा से पढ़ना चाहते हो और निश्चित रूप से सक्सेस चाहते हो, तो उसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी है। तुम्हें सिर्फ ये चिंता करनी है कि प्रतिदिन की क्लास में हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, वो बस तुम्हें नियमित रूप से समझना है, उसको आत्मसात करना है। उससे कैसे प्रश्न आने वाले हैं वो मेरा टेंशन है, वो आपको निश्चित रूप से मिलेंगे, चाहे वो क्विज के रूप में मिले, चाहे वो मॉडल पेपर के रूप में मिले, या फिर परीक्षा से पहले विशेष रूप से बहुत अच्छे प्रश्नों का एक बहुत अच्छा कलेक्शन आपको मिले, वो मेरा काम है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ जो विषय वस्तु आप तक आए उसको स्मरण करना, उसको याद करना और बिल्कुल उसको आत्मसात करना कि कुछ भी पूछा जाए तो हम उसका जवाब दे पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। आज हम सबसे पहले पाठ्यक्रम को लेकर बात करने वाले हैं और साथ ही साथ कैसे प्रश्न आते हैं हमारे उसको लेकर बात करने वाले हैं, ताकि ये बात स्पष्ट अपने मस्तिष्क में हो जाए तो फिर आप भी निश्चिंत होकर पढ़ पाएं और मैं भी निश्चिंत होकर के अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊं। एक और आपको ध्यान में रखना हो दोस्तों, मैं स्वभाव से बहुत ज्यादा कड़वा लग सकता हूं क्योंकि मैं केवल और केवल बात करता हूं काम की। और दोस्तों आप समझ सकते हैं इस बात को कि जो व्यक्ति काम की बात करता है, जो सत्य बात करता है, वो हमेशा कड़वा होता है। लेकिन यह भी आपको पता होना चाहिए, कड़वा जो होता है वही गुणकारी होता है। जो कड़वा है उसके परिणाम आपको उस समय अच्छे मिलने वाले हैं जिन परिणामों के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। जो मीठा है उसके परिणाम आज आपको अच्छे मिलने वाले हैं, उस समय परिणाम कैसे मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ये मुझे अच्छी तरह पता है दोस्तों,
मेरे को समझने वाले विद्यार्थी, मेरे से पढ़ने वाले विद्यार्थी उस समय परेशान हो सकते हैं जब क्लास के अंदर वो पढ़ रहे होते हैं। उस समय उनके दिमाग में हो सकता है कि यार ये व्यक्ति तो मनोरंजन नहीं करता है, किस्से कहानी नहीं सुनाता है, चुटकुले नहीं सुनाता है। लेकिन दोस्तों परीक्षा के अंदर ये तय है, उनको ये बात जरूर याद आती है कि उसी व्यक्ति ने हमारे लिए वो काम किया है जिसके लिए हम उससे जुड़े थे। निश्चित रूप से इसी आशा के साथ में मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस परीक्षा में अच्छे परिणाम देने के लिए तैयार होंगे, उसी तत्परता के साथ में आप जुड़ रहे होंगे। और ये ध्यान रखना दोस्तों, हम वैसे तो आगे पढ़ेंगे मनोविज्ञान में, जब आगे बात करेंगे तब थॉर्नडाइक के नियमों के अंदर एक तत्परता का नियम, और उस तत्परता के नियम में हम ये भी पढ़ेंगे कि वो क्या कहता है। लेकिन उसका दृष्टिकोण मैं अभी बता देता हूं। वो नियम ये कहता है कि जिंदगी में किसी भी कार्य में सक्सेस के लिए हमारे अंदर उस कार्य के प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए, उस कार्य के प्रति रुचि होनी चाहिए। यदि आपका इंटरेस्ट है इस विषय के अंदर, यदि आपकी रुचि है इस बात के लिए कि मुझे सक्सेस होना है, मुझे शिक्षक बनना है और आने वाली रीट की परीक्षा को या फिर कोई अध्यापक पात्रता परीक्षा किसी भी राज्य से जुड़ी हुई है उसको मुझे पास करना है, तो दोस्तों आपको कोई भी उस परीक्षा में पास होने से रोक नहीं सकता। लेकिन हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर पर हमारा पाठ्यक्रम क्या है और सेकंड नंबर पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। एक तो ये अपने को ध्यान में रखना दोस्तों, हमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। स्पेशली रीट या टेट के नाम से जो परीक्षा होती है, सी टेट के नाम से जो परीक्षा होती है, दोस्तों यहां पर आने वाले प्रश्न जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जिसमें कुछ प्रश्न हमारे तथ्यात्मक होते हैं जिनका उत्तर आप में से हर कोई देने वाला है। अगर आप मुझसे भी नहीं पढ़ें और एक ठीक ठाक सी किताब ला करके उससे भी तैयारी करें दोस्तों, तो मुझे भरोसा है आप निश्चित रूप से उन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तथ्यात्मक प्रश्न का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं। किसी सिद्धांत के देने वाले का नाम पूछा जा सकता है, किसी विषय वस्तु का जनक पूछा जा सकता है, किसी विधि का जनक पूछा जा सकता है, या फिर किसी व्यक्ति विशेष का किसी प्रकार के विशेष प्रकार के व्यवहार के बारे में या फिर उसकी परिभाषा के बारे में पूछा जा सकता है। वो तथ्यात्मक प्रश्न है। उनका जवाब देना आपके लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे हम लोग रट लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं, अपनी याददाश्ती में उनको रख लेते हैं और उनका जवाब हम दे पाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए, अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर 80% प्रश्न वे आते हैं जिनमें तथ्यों का पता भी नहीं चलता है। 80% प्रश्न वे होते हैं जो व्यवहारिक प्रश्न होते हैं, अप्लाइड प्रश्न होते हैं, एप्लीकेशन पर आधारित प्रश्न होते हैं। अब यहां फिर एक सवाल खड़ा हो जाता है, अप्लाइड प्रश्न क्या होते हैं, एप्लीकेशन पर आधारित प्रश्न क्या होते हैं, व्यवहारिक प्रश्न क्या होते हैं। तो दोस्तों इसका अर्थ यह है, जैसे उदाहरण के तौर पर हमने थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा, थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो पढ़ा उसके सारे तथ्य हमने पढ़ लिए, उसके नियम पढ़ लिए, और नियम पढ़ने के बाद में हमने उसके मुख्य नियम पढ़े। मुख्य नियम और गौड़ नियम हम विस्तार से आगे पढ़ने वाले हैं, उसकी आप चिंता नहीं करें। मैं केवल एग्जांपल बता रहा हूं आप लोगों को यहां पर कि हमें यह पता होना चाहिए कि व्यवहारिक प्रश्न क्या होते हैं। तो दोस्तों उसके अंदर हमने 3 मुख्य नियम पढ़े, और मुख्य नियमों के अंदर हमने जो कुछ पढ़ा उसके अंदर, जैसे उदाहरण के तौर पर हमने जो 3 नियम पढ़े उनके अंदर एक नियम पढ़ा प्रभाव का नियम, और उसके अंदर हमने पढ़ लिया प्रभाव का नियम। यह कहता है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है और वो रिजल्ट हमें प्रभावित करता है। अच्छा रिजल्ट आए तो संतोष मिलता है, खराब रिजल्ट आए तो असंतोष होता है, और खत्म हो गया किस्सा। हमने तो पढ़ लिया, उसके नियम में यही लिखा हुआ है। लेकिन यदि परीक्षा में प्रश्न आएगा तो वो कभी ऐसे आने वाला नहीं है। वो प्रश्न कैसे पूछेगा आपसे? वो पूछेगा, एक बालक अपने पिता के साथ ही मार्केट जाना पसंद करता है, बाजार जाना पसंद करता है, मेले में जाना पसंद करता है, दादा दादी के साथ रहना पसंद करता है। वाई? कौन से नियम के आधार पर? तो फिर यहां पर अपना जवाब होगा प्रभाव के नियम के आधार पर। क्यों? क्योंकि प्रभाव का नियम यह कहता है जिस कार्य को करने से हमें संतोष मिलता है हम उस कार्य को ही ज्यादा करते हैं, जिस कार्य को करने से संतोष नहीं मिलता उसको हम नहीं करते। कहने का मतलब वो बच्चा अपने दादा दादी के साथ क्यों रहता है? क्योंकि दादा दादी छोटे बच्चों की हर इच्छा की पूर्ति कर देते हैं। या फिर पिता के साथ ही बाजार क्यों जाता है? बाजार के अंदर कुछ भी मांगता होगा, कभी खिलौना, कभी मिठाई, कभी क्या, तो पिता दिला देता होगा, मां नहीं दिलाती होगी, इसलिए मां के साथ नहीं जाता, वो पिता के साथ ही जाना पसंद करता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। आपने ऐसा भी प्रश्न पढ़ा हुआ होगा पिछली परीक्षाओं के अंदर, घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता, पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, कौन से नियम पर आधारित है? तो ये होते हैं व्यवहारिक प्रश्न। यानी जो हमने मनोविज्ञान के प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किए गए विचारों को सिद्धांत के रूप में पढ़ा और फिर उसके बाद में उसको व्यवहारिक रूप में अप्लाई किया, अपने व्यवहार में उसको काम में लिया, तो कैसे लिया, बस उसी से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनको हम व्यवहारिक प्रश्न कहते हैं। और दोस्तों यदि पिछली परीक्षाओं के पेपर्स आपने देखे हुए हैं, स्पेशली सी टेट के, रीट के या विभिन्न राज्यों की टेट परीक्षाओं के, तो वहां पर आने वाले ज्यादातर प्रश्न ऐसे ही होते हैं जिनमें से कई बार तो ऐसा होता है कि हमें हवा तक नहीं लगती है। पिछली परीक्षा जो राजस्थान राज्य में हुई थी, उस परीक्षा को लेकर के यदि हम बात करें, उसके पेपर को लेकर के बात करें, तो बहुत लोग तो ये भी नहीं समझ पाए थे कि ये मनोविज्ञान का पेपर है या कोई अलग ही तरह का पेपर आ गया। वजह क्या थी उसकी? क्योंकि उसमें ज्यादातर प्रश्न एप्लीकेशन पर आधारित थे, या यूं कहें व्यवहारिक प्रश्न थे। दोस्तों उन प्रश्नों का मुकाबला हमें करना है, उन प्रश्नों से हमें जीत हासिल करनी है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। हमारा फोकस ज्यादा से ज्यादा तथ्यों पर नहीं होगा, किस पर होगा? व्यवहारिक प्रश्नों पर होगा। आप इस बात पर गौर मत कीजिए, बहुत सारे ऐसे सवाल मैं सुनता हूं, मनोविज्ञान का जनक कौन है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है,
है, बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है, इसका जनक कौन है, उसका जनक कौन है। अरे भाई, तुम्हारी परीक्षा के अंदर ये जनक वनक बहुत कम आते हैं, बहुत कम चांस होते हैं। और पिछली अध्यापक पात्रता परीक्षाओं में तो यदि देखा जाए तो जनक के प्रश्न देखने को बहुत कम मिले हैं, सुनने के बराबर मिले हैं। फिर क्यों उनके पीछे माथापच्ची करते हैं? कोई भी होगा ना, हमें तो उसका व्यवहार देखना है और दोस्तों उसी व्यवहार को हमें समझना है। एक नारा हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, सफलता इस बात पर निर्भर नहीं है कि आप कितना पढ़ते हैं, सफलता इस बात पर निर्भर है कि आप क्या पढ़ते हैं। और दोस्तों वो क्या पढ़ना है उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, उसकी चिंता मुझे करनी है। वो चिंता करने वाला मैं हूं। बस आप निश्चिंत हो जाइए और प्रतिदिन पढ़ते रहिए, समझते रहिए, जानते रहिए। हो सकता है दोस्तों कभी कभी किसी बिंदु में आपको ऐसा भी लग जाए कि यहां बोरियत महसूस हो रही है, यहां पर मन के अंदर जो है कष्ट हो रहा है, विषय वस्तु थोड़ी जटिल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। कुछ क्लासेज ऐसी भी होती है तो उनको बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि बर्दाश्त करने वाला ही जीत हासिल करता है। आपको पता होना चाहिए, डर के आगे जीत होती है और दर्द के बाद ही सुकून मिलता है, रात के बाद ही दिन आता है। इसलिए ऐसी चीजों से डरना नहीं है, बिना घबराए आपको तैयार रहना है, तत्पर रहना है एक एक बात को समझने के लिए। हालांकि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को कभी ऐसी तकलीफ नहीं हो, कभी ऐसा कष्ट नहीं हो। फिर भी दोस्तों कभी ऐसा हो तो उसको आपको यह समझना है कि यही हमारी जिंदगी है, इसी से हमारी जिंदगी बनने वाली है।